कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि यूपीआई पेमेंट्स आगे जाके शायद फ्री ना रहे और आरबीआई ने तुरंत ये डिक्लेयर कर दिया था कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है इन पेमेंट्स को पेड बनाने का, वो फ्री ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद में कई वीडियोस आपने देखी होगी जहां पर इस पेमेंट मेथड को फ्री होना चाहिए, पेड होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई। आज की इस वीडियो में इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात ये करूंगा कि अगर यूपीआई पेड बन ही जाता है तो उसका किस तरीके से असर पड़ेगा कंज्यूमर साइड, बिजनेस में भी छोटे बड़े दोनों, बैंक्स, गवर्नमेंट, एप्स, सारी चीजों के ऊपर। इसके अलावा मैं ये भी बात करूंगा कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस आज यूपीआई को सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूपीआई के जरिए एक अगले एज पर है और उनको जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पेमेंट्स पहले हुआ करते थे उससे ज्यादा फायदा है फ्री यूपीआई से। और साथ साथ हम कुछ ऐसे पुराने पेमेंट मेथड्स के भी एग्जांपल्स लेंगे, चाहे वो एटीएम कार्ड्स हो या फिर चेक्स, जो कि एक सिमिलर ट्रांजिशन फेज में से गुजर चुके हैं, जहां पर एक जमाने में ये पेड सर्विसेज हुआ करती थी लेकिन आज फ्री है, और वो किस तरीके से सस्टेन हो रही है उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो, इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने कहा ये स्टार्टिंग में असम्पशंस के ऊपर बेस्ड होगा, तो आप में से अग्री डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन बात कर लेते हैं दो सिनेरियोस के। सबसे पहला ये कि सारे यूपीआई पेमेंट्स पेड हो जाए, जबकि दूसरा सिनेरियो ये कि सिर्फ एक लिमिट के ऊपर पेमेंट्स ऐड की जाए, एक चार्ज ऐड किया जाए। अगर सपोज अज्यूम करें कि ₹1 का बेस चार्ज लगा दिया गया है यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर, जबकि 1% कमीशन होगा मे बी ₹100 के ऊपर, तो इसका असर कैसे पड़ेगा कंज्यूमर साइड? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी का एडेप्शन होता है तो उस समय पर स्पेशली पेमेंट्स में लोग डायरेक्टली बड़ा पेमेंट नहीं करते। आप नए पेमेंट मेथड पे ट्रस्ट जब तक ना बने तब तक ₹5, ₹10, ₹50, ₹100, ₹500 तक का ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन कई लोग जो स्टार्टिंग में यूपीआई अडैप्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर, उनके लिए अगर ₹10 के पीछे ₹1 भी सर्विस चार्ज कट रहा है तो वो एक बड़ी अमाउंट होगी। एट द सेम टाइम अगर बिजनेस साइड की बात करें तो यहाँ पर ये ज्यादा एप्लीकेबल है। जनरली जो भी ट्रांजैक्शन मेथड्स यूपीआई के अलावा भी है वहां पर कंज्यूमर को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है, जो भी खर्चा है वो बिजनेस साइड होता है। और अगर ये ₹1 बिजनेस साइड में चार्ज हो तो वो किस तरीके से प्ले आउट होगा समझते हैं। एक छोटा पनवाड़ी या नॉर्मल कोई दुकान ऑपरेट करने वाला जो 5, 10, ₹15 का सामान बेचता है रोज, उसके लिए ₹1 उसके मार्जिन का एक बड़ा हिस्सा होता है। अगर इस तरह के कोई बेस चार्ज लगा दिया जाए तो उनके मार्जिन में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा, जो कि ऑब्वियसली उनको मोटिवेट करेगा कि यूपीआई के दूसरे पेमेंट्स मेथड को इस्तेमाल करे, जैसे कि कैश या कोई दूसरा मेथड, और यूपीआई एक्सेप्ट करने से वो मना कर दे। और जो मेन रीजन है यूपीआई का सबसे ज्यादा पॉपुलर पेमेंट मेथड होने के पीछे आज भारत में, वो यही है कि छोटे दुकानदार रूरल एरिया के अंदर भी यूपीआई इजीली एक प्रॉफिटेबल वेंचर है बिजनेसेस के लिए भी और कंज्यूमर साइड के लिए भी। लेकिन बिजनेस अगर इनको एक्सेप्ट करना बंद कर दे, स्पेशली छोटे लेवल पर, तो जो कन्वीनियंस है यूपीआई की बिना वॉलेट के बाहर घूमने की, वो खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर पेमेंट मेथड सिर्फ एक बड़े लिमिट के ऊपर लगाया जाए तो किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल ₹10,000 के ऊपर ही आपको पेमेंट देना पड़े तो किस तरीके से चीजें प्ले आउट करेगी। अगर परसेंटेज के हिसाब से ये चीज की जाए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगी गवर्नमेंट या फिर जो भी बीच में एंटिटी है उनके लिए, क्योंकि यूपीआई में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आज है वो छोटे अमाउंट्स में ज्यादा है। जितनी बार यूपीआई के जरिए पेमेंट होता है वो छोटे अमाउंट्स में ज्यादा है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से बात करें कि ज्यादा पैसा बड़े ट्रांजैक्शंस में कितना फ्लो होता है, तो जो भी जितने बड़े 10,000 ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस है, या इनफैक्ट कुछ केसेस में 2,000 का बेस कंसीडर किया जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन ज्यादा बल्क बनाते हैं टोटल अमाउंट का, जिसकी वजह से अगर उनके ऊपर परसेंटेज कमीशन चार्ज किया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ मनी जो यूपीआई में से क्रॉस हुआ है वो कमीशनेबल बन जाएगा, जो कि ऑब्वियसली जो भी ये कमीशन लेने वाला होगा उनको फायदा दिलाएगा। अब छोटे बिजनेस को है ऑब्वियसली नुकसान करेंगे अगर वो थोड़ा बहुत महंगा प्रोडक्ट भी बेचते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेस है उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। जनरली जो भी आज देश में बड़े बिजनेस है वो ऑलरेडी पीओएस टर्मिनल्स और दूसरे पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 0.4 से लेकर 2% तक का कमीशन वैसे भी वो दे रहे थे और उनके मार्जिन में वो फैक्टर्ड इन है। लेकिन ये एक और कमीशन उनको और लग जाएगा तो इतना उनकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो चाहेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं पर मार्जिन ही है। इसके लिए जब बात आती है कंज्यूमर और बिजनेस साइड की, तो उस समय पर कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं पर लूज लूज सिचुएशन ही होता है कंज्यूमर एज वेल एज बिजनेस के लिए। लेकिन कई वीडियोस जो इस टॉपिक के ऊपर बनी उसके बारे में एक चीज के ऊपर बात नहीं की गई कि जो एप्स, बैंक्स, गवर्नमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने वाली कंपनीज हैं वो यहाँ पर किस तरीके से प्ले करती है। देखो, एक एग्जांपल के बारे में पहले समझ लेते हैं। जिस तरीके से वीजा, मास्टर कार्ड इंफ्रा मेंटेन करती है उनके कार्ड टर्मिनल सिस्टम चलाने का, वो उनको फंड करती है कमीशन के जरिए। लेकिन आपको ज्यादातर डेबिट कार्ड वगैरह लेने के लिए जो है पेमेंट बैंक में अलग से नहीं करना पड़ता है, बस उसका ईयरली सर्विस चार्ज देना पड़ता है, जो कि बैंक रखता है, ना कि वीजा, मास्टर कार्ड। वो पेमेंट टर्मिनल्स पे जो कमीशन होता है उसके जरिए कमाते हैं, और इसकी वजह से आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हर साल कमा
कमा पा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ये प्रॉफिट रहता नहीं है, ये यूएस कंपनीज में जाता है जहां पर से ये बेस्ड है, जिसके वजह से वो अपनी मार्केट वैल्यू वहां बढ़ाते हैं। अगर आप भी इस तरीके से यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर लेते तो आपको इस ग्रोथ का भी फायदा मिल जाता, और इंडिया में से अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कई सारे फायदे भी है। यूएस स्टॉक मार्केट ने इंडियन मार्केट से पिछले 10 साल में अच्छा परफॉर्म किया ही है, लेकिन साथ साथ जो रूपी डिप्रिसिएशन होता है उसका भी आपको फायदा मिलता है जब आप डॉलर्स में यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स दो तरीकों से बढ़ते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हो इंडिया में बैठे तो यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है वेस्टेड, एक ऐसा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपका अकाउंट ओपन करने के बाद में आपका केवाईसी 5 to 10 मिनट्स में अप्रूव हो जाता है। और वेस्टेड वन ऑफ द फास्टेस्ट, इजीएस्ट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे है यूएस इन्वेस्टमेंट अकाउंट हासिल करने के लिए। यहाँ पर जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, जीरो कमीशन है किसी भी तरीके के ट्रेड्स पर, और जो फॉरेक्स रेट है एक्सचेंज का वो भी मार्केट में बेस्ट है। टिपिकली बैंक्स इससे ज्यादा बेस फीस के साथ में भी चार्ज करती है। आप मिनिमम $50 के बेस फंड के साथ में स्टॉक्स, ETFs, इन सारी चीजों को यूएस मार्केट में खरीद सकते हो, वो भी $1 के वैल्यू से शुरू करते हुए, जबकि यहाँ पे विड्रॉवल चार्जेस भी लोएस्ट है $5 के साथ। ना सिर्फ शेयर्स और ETFs, लेकिन अगर आप चाहे तो प्री मेड वेस्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर की क्यों ना हो, बिटकॉइन वेस्ट, सैस, डिजिटल कैश, ऑल वेदर वेस्ट, जहां पर आप एक हाईली क्यूरेटेड ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा वेस्टेड आपको कई सारे दूसरे फीचर्स जैसा है, जैसे लाइव प्राइसिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेंड्स, स्टैट्स, हर एक कंपनी के बारे में, और SIPs भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप वेस्टेड अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड करते हो और अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करते हो तो आपको $10 का बोनस फंड मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए वेस्टेड को डाउनलोड करके अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करना ना भूले। अब बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशंस यहाँ पर आज के डेट में कुछ प्लेटफॉर्म फीस वगैरह ऐड करना शुरू कर चुकी है, वो किस तरीके से प्ले आउट होती है। देखो दोस्तों, गूगल पे हो गया, फोन पे, पेटीएम, ये कहीं ना कहीं पर यूपीआई के वजह से ग्रो हुआ है, जबकि यूपीआई भी इनकी वजह से ग्रो हुआ है, एक म्यूचुअल ग्रोथ ही रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंफ्रा ये मेंटेन करते हैं वो फ्री होता है, ऑब्वियसली उनको भी खर्चा इस चीज के लिए आता ही है, बट जो बेनिफिट्स इसकी वजह से उनको मिलते हैं और दूसरे अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होते हैं पैसे कमाने के लिए, उसके बारे में इजीली बात नहीं की जाती, क्योंकि जो डेटा ये एप्स कलेक्ट करती है, अलाइड सर्विसेज जैसे कि शॉपिंग हो गई, पेमेंट हो गई, दूसरे यूटिलिटीज के उनके अंदर का कमीशन हो गया। इसके अलावा कई सारे बैंक्स, कई सारे पेमेंट एप्लीकेशंस डायरेक्ट लोन सर्विसेज तक देना शुरू कर चुके हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर ये जो एप्स है ये यूपीआई के जरिए लोगों को ऑनबोर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन यूपीआई के अलावा जो दूसरे सर्विसेज है उनके अंदर अच्छा खासा बेनिफिट कमा पा रहे हैं। एकदम सिंपल कैलकुलेशन से देखें तो हर कंपनी लॉस में नजर आती है, लेकिन दोस्तों आज के डेट में फ्लिपकार्ट भी लॉस में दिखती है। बहुत सारी चीजें जो है वो ऑडिटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, कैलकुलेशंस पे डिपेंड करती है। तो ओवरऑल जो नेट फायदा है एप्स के लिए वो यूपीआई की वजह से ज्यादा ही है, और वो दूसरे सर्विसेज के जरिए इजीली रिकवरेबल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बात करनी है यूपीआई के पेड/फ्री होने के पीछे, वो है हमारा बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों बात ये की जा रही थी कि जब बैंक के पास में पैसा नहीं आएगा यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सर्व करने के लिए, तो वो ठीक से उसका इंफ्रा मेंटेन नहीं कर पाएगी, सर्वर्स वगैरह जैसी चीजें, पेमेंट फेल होने जैसी चीजें दिक्कतें आएगी। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, यूपीआई की वजह से लोगों ने कैश हैंडल करना कम कर दिया है। अगर लोग कैश के अंदर ट्रांजैक्शन करें, अगर आप 50 की नोट किसी को देते हो, वो नोट रख लेगा, वो नोट में भी वो किसी और को देगा या बैंक में जमा करेगा। जब बैंक में उसे वो जमा करवाएगा तो बैंक को उसे गिनना होगा, स्टोर करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा, हिसाब रखना होगा। एट द सेम टाइम जब यूपीआई से कोई पेमेंट कर देगा 500, 1000, 2000 रुपए की, तो वो कैश का पूरा हैंडलिंग का जो खर्चा है वो इजीली निकल जाता है, हट जाता है। जो लोग एटीएम में से पहले ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पर कैश निकाला करते थे, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो पहली जैसी 15-15 लोगों की लाइन आपको एटीएम्स के बाहर आज के डेट में नजर नहीं आएगी। इसके अलावा बैंक के पास में बहुत जरूरी होता है कि उनके पास में फ्लोटिंग लिक्विड पैसा लोगों की सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हो। लोग अगर यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा जरूरी समझते हैं पहले कंपैरिजन में कि यूपीआई को यूज करना है तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे थोड़े रखना जरूरी है, और इसके जैसे जो एवरेज अमाउंट है इन अकाउंट्स में पड़े हुए पैसों की वो बड़ी है पिछले कुछ सालों में। ये जो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है इसके ऊपर बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसको फ्रैक्शनल बैंकिंग यूज करते हुए ये री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन्स के तौर पर दे सकते हैं, जो कि उनको ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसका जैसे बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा है। इसके अलावा जितना पैसा ओवरऑल सिस्टम में फ्लोट होता रहेगा उसका सबसे ज्यादा फायदा बैंक को ही होता है, और इसके वजह से जो खर्चा ये करते हैं यूपीआई इंफ्रा को मेंटेन करने के लिए, ये बहुत इजीली दूसरे सर्विसेज से वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जितना हो सके उतना बैंक्स भी चाहेंगे कि उनको सब्सिडीज मिले। गवर्नमेंट वैसे 1300 करोड़ की सब्सिडी ऑलरेडी देती है, जो बढ़ाई भी
भी जा सकती है इस इंफ्रा को मेंटेन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर बैंक्स ये चीज छुपाने की कोशिश जरूर करते हैं कि यूपीआई की वजह से उनके एक्सपेंसेस में कमी आई है, उनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी आई है, और वैसे भी सर्वर्स मेंटेन यहाँ पे करने हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी होती है बैंक को अपनी पूरी इंडिपेंडेंटली। और ये वो पार्ट है यूपीआई को फ्री या पेड बनाने की वजह जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही कि बैंक्स इसको मेंटेन कर सकती है जैसे उन्होंने पहले भी दूसरे ट्रांजैक्शन मेथड्स को किया है। एग्जांपल, एनईएफटी आप करते हो तो आपको बहुत बड़े अमाउंट तक पैसा नहीं लगता है। आरटीजीएस में जो अमाउंट्स है वो बहुत मिनिमल है, लेकिन आरटीजीएस में जो अमाउंट जनरली ट्रांसफर की जाती है वो बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि कैश में शायद उनका ट्रांजैक्शन हो ही ना पाए। इसके अलावा एक जमाना था जब एटीएम कार्ड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बैंक्स को छूट दी थी कि वो फीस वैसे लगा सकते हैं। आज भी हम फीस देते हैं, लेकिन एक खतरा भी यहाँ पर होता है। एक जमाने में साल 2008 के पहले बैंक्स को परमिशन थी कि वो एटीएम के ऊपर से पैसे चार्ज कर सकते थे, लेकिन बैंक्स ने गलत फायदा उठाते हुए ज्यादातर कुछ भी कैसे भी चार्जेस लगाना शुरू कर दिए और 2009 में आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा, जहां पर आरबीआई ने कंपलसरी किया कि बैंक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर मंथ के हिसाब से एटीएम ट्रांजैक्शंस को पूरी तरीके से फ्री करे, चाहे वो खुद के हो या फिर दूसरे बैंक के ब्रांच। जिसके बाद में आप जानते हो कि आज आप अपना एटीएम कार्ड किसी भी एटीएम में से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और कई सारे ट्रांजैक्शंस मंथली बेसिस पर आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। और सेम चीज यूपीआई के साथ में भी हो सकती है अगर उनको परमिशन दे दी जाए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने की, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का काम भी यहाँ पर हो सकता है। और सेम चीज चेक्स के साथ में भी हुई है। पहले चेक्स जो है वो कमीशन बेसिस पे हुआ करते थे, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आज के डेट में आपको ईयरली बेसिस पर चेकबुक का ही पैसा देना पड़ता है, लेकिन चेक के जरिए जब ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को पे करते हो, तो उसमें से किसी का पैसा नहीं कटता है। और इन सब चीजों के अंदर के पैसे आज बैंक को लेने से मना होने के बावजूद जितना पैसा उनके सिस्टम में बचता है, क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं पर सिर्फ नंबर्स है डिजिटली स्टोर किए हुए, तो वो उनका कैश हैंडलिंग, इंफ्रा, मैन पावर, इन जैसी चीजें बचाती है जो मार्जिन को बेहतर करता है। यूपीआई भी इसी के अंदर बैंक्स की भी मदद कर रहा है। तो दोस्तों ये रहा मेरा टेक कि क्यों यूपीआई अगर फ्री रहता है तो वो किस तरीके से प्ले आउट करेगा, और अगर पेड बनता है तो उसका ज्यादा फायदा किसको है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वेस्टेड के जरिए बहुत इजीली ये कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए आप जब अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फंड करोगे तब आपको $10 का बोनस भी मिलेगा। तो अभी दिए गए लिंक पे से वेस्टेड को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले और अपने अकाउंट को फंड करिए।